नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अंजनी पांडे आपका एक बार फिर से आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ घरेलू परेशानियों की वजह से हम आपके सामने बहुत समय से वीडियो लेकर के नहीं आ पाए थे, लेकिन अब परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आईटीआई के सभी ट्रेड के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, लास्ट जून से आप लोगों की प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और कहना चाहिए कि फर्स्ट वीक जुलाई से आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे। तो समय नहीं है आपके पास, सीमित समय है, और उस सीमित समय में आपको पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करनी है। दोस्तों, उसी को देखते हुए आज हम आपके सामने 20 प्रश्न महत्वपूर्ण लेकर के आए हैं, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों बच्चे इस प्रश्न को देखें और अपना आंसर बताएं। जैसे जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उन्होंने कितना सही किया और सेकंड ईयर वालों ने कुल कितना सही किया, वो कमेंट करके हमको उसका आंसर ज़रूर बताएं। समय न गंवाते हुए अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगें तो आप दोस्तों को भेजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग यदि सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छे वीडियो लेकर के आपके पास आते हैं। ठीक है, तो समय न गंवाते हुए अपने पहले प्रश्न की ओर लेकर के आपको चलते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वायरिंग की सबसे अच्छी प्रणाली क्या है? वायरिंग की सबसे जो सस्ती प्रणाली होती है, जो कहना चाहिए एक प्रकार से अस्थाई वायरिंग है ना, अस्थाई वायरिंग में इसका उपयोग होता है दोस्तों, क्योंकि ये सस्ती है। देखिए, यदि आप लोगों ने घरों में जो वायरिंग आप केपिंग केसिंग का उपयोग करते हैं, केपिंग केसिंग का जो उपयोग करते हैं वो स्थायी वायरिंग होती है, लेकिन जो सस्ती प्रणाली होती है वो अस्थाई होती है। अब इसको देखना है कौन सी है, आवरण या आच्छाद, क्लीट वायरिंग, बैटन वायरिंग या पाइपलाइन वायरिंग। आपके पास चार ऑप्शन मिल चुके हैं। चार ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन को लगाना है। आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है क्लेट वायरिंग। इन चारों ऑप्शन में क्लेट वायरिंग इस्तेमाल होता है। और इसमें एक चीज़ और आती है उपयोग, कि इस वायरिंग में कौन सी वायर, मतलब कौन सी वायर का इस्तेमाल होता है। तो इसमें VIR और PVC, इन इन वायर का इस्तेमाल होता है। VIR का फुल फॉर्म होता है वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, है ना, या वल्कनित इंडियन रबर, ये ध्यान रखें, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, है ना। और PVC की तो सभी को मालूम होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। अब ये जो क्लीट वायरिंग होती है ना, जैसे क्या होता है कि ये खुले में लगाई जाती है ना, खुले में लगाई जाती है और ज़्यादा समय के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। और खुले में जब लगाई जाएगी तो वहाँ पे धूल और पानी, ठीक है, साथ में आर्द्रता, धुआं, बारिश, जो तार को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए ये अस्थाई वायरिंग होती है और इसका नाम है क्लेट वायरिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, क्लेट वायरिंग, जो कि सबसे सस्ती प्रणाली है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्यूबलाइट का अवरोध किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्यान रखिएगा, ट्यूबलाइट का जो रेजिस्टेंस है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। वो पहला ऑप्शन है द्विधात्विक धारिता, प्रेरकत्व या आयनन। धारिता, प्रेरकत्व, आयनन। तो आप लोगों ने इसका सही आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है प्रेरकत्व। ट्यूबलाइट का अवरोध इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आप लोग हमें बताइए इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो ये रहा। आवृत्ति में धारा दिखाई गई है। एक तरफ आप देख रहे होंगे धारा जा रही है, एक तरफ से धारा आ रही है, एक तरफ से धारा जा रही है, इधर से भी धारा जा रही है। ठीक है, यहाँ पर 2.5 एम्पियर, 4 एम्पियर और 2 एम्पियर, मतलब तीन करंट दिया है और एक I4 करंट की वैल्यू हमें पुट करना है। ठीक है, ऑप्शन है 13 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 4.5 एम्पियर या 8.4 एम्पियर। आप लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल लगा लिया होगा दोस्तों। देखिए इसको कैसे निकालते हैं। I1, देखिए जो जो धारा अंदर की ओर आ रही हैं उनको प्लस कर दीजिए, जो बाहर जा रही हैं उनको माइनस कर दीजिए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर I1 आ रहा है
और साथ ही साथ I2 आ रहा है। तो जो जो आ रही हैं उनको आपको क्या करना है दोस्तों, प्लस करना है। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 ये जा रही है और I4 जा रही है, इक्वल टू 0 होता है ना। किसी भी जंक्शन पर आने वाली धारा तथा जंक्शन से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, अब हमें I4 की वैल्यू बताना है, तो I4 को बाहर कर लो, बाकी I1 प्लस I2 माइनस I3 हो जाएगा। ये भर इस पार जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। I1 की वैल्यू 4 है, I2 की वैल्यू कितनी थी, 2.5 थी, I3 की 2 थी। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 4.5 एम्पियर। दोस्तों आपके बात समझ में आ गई होगी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 4.5 एम्पियर। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अगला जो प्रश्न है, डायोड जब विपरीत अभिनति, विपरीत अभिनति का मतलब होता है रिवर्स बायस किया जाता है, तब वह निम्न के रूप में कार्य करता है। जब डायोड मतलब कहना चाहिए रिवर्स बायस होता है, जब डायोड को रिवर्स बायस अवस्था में चलाया जाता है तो वह निम्न के रूप में कार्य करता है। ये सेकेंड ईयर वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संधारित्र की भांति, खुला स्विच की भांति, बंद स्विच की भांति या जेनर डायोड की भांति। आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है खुला स्विच की भांति। क्या होगा, जब इसको मतलब कहना चाहिए फॉर रिवर्स बायस में लगाते हैं तो ओपन स्विच की भांति यह कार्य करता है। देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए एक डायोड, ये क्या है, डायोड है। जब इसको हम, ये एनोड कहलाता है और ये इधर साइड कैथोड कहलाता है, इसको बैटरी के धन से और इसको बैटरी के ऋण से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा फॉरवर्ड बायस कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बायस, है ना। और जब इसी को उल्टा कर दिया जाए, इसको ऐसे कर दिया जाए, तो ये हमारा बन जाता है रिवर्स बायस। और जब यह रिवर्स बायस बनता है तो किसकी भांति कार्य करता है, खुला स्विच की भांति। जब यह फॉरवर्ड बायस बनता है तो यह किसकी भांति कार्य करता है, बंद स्विच की भांति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेकेंड ईयर वालों विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक शुष्क सेल का कार्य किसे परिवर्तन करना होता है। एक ड्राई सेल है, शुष्क सेल यानी ड्राई सेल, तो सेल की परिभाषा ही पूछ रहा है। और सेल की परिभाषा क्या होती है, केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, बिल्कुल। अब हम चाहते हैं आप सेल का सिंबल बना करके हमें बताएं कि सेल का सिंबल कैसा होता है। फिर हम थोड़ी देर बाद हम आपको सेल का सिंबल जरूर बताएंगे। ठीक है, बैटरी और सेल का सिंबल आपको बताना है। अगला प्रश्न है, संधारित्र के एक बैंक का उपयोग संपूर्ण भार के गुणक में किया जाता है। प्रश्न थोड़ा समझिएगा, प्रश्न ऐसे ही आते हैं और बच्चे बोलते हैं सर ऐसे प्रश्न हमने सुना ही नहीं है, जो कि ये गलत है। संधारित्र के मतलब कंडेंसर का, कैपेसिटर का एक कैपेसिटर बैंक बनाया गया है, उसमें उसका जो उपयोग है संपूर्ण लोड के पावर फैक्टर में किया जाता है। मतलब पूछा क्या है कि कैपेसिटर का उपयोग क्या किया जाता है, पावर फैक्टर में क्या करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देख करके समझ में आएगा। शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए, पावर फैक्टर को घटाने के लिए, उतार चढ़ाव में प्रगति करने के लिए, मोटर को चालू करने के लिए। दोस्तों आपके पास चारों ऑप्शन आ चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा, ये पावर फैक्टर को सुधार करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला जो महत्वपूर्ण है फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो खासकर, और सेकंड ईयर वाले इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, रूपांतरण अनुपात के एक से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या होगा, बताइए। कितना बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न मिलेगा दोस्तों, समझ गए। यदि के का मान 1 से अधिक हो, के का मान क्या हो, 1 से अधिक हो, है ना, मतलब के की वैल्यू 1 से अधिक हो।
अब देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाएंगे, विभव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहलाएंगे, अपचाई ट्रांसफर स्टेप डाउन या आदर्श या आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाएंगे यदि के की वैल्यू 1 से अधिक है तो। दोस्तों इसका राइट आंसर आपने बिल्कुल लगा लिया होगा, ये कहलाएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या कहलाएंगे दोस्तों? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आप सभी जानते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब जहां पर हमको आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा प्राप्त होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वोल्टेज के स्तर को बढ़ाकर या घटाकर विद्युत ऊर्जा को प्राथमिक सिरे से द्वितीयक सिरे में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो सूत्र होता है V2/V1 E2/E1 N2/N1 होता है, या यहाँ पर देखिएगा N1/N2 V1/V2 I2/I1 भी होता है। ठीक है, लूज लेस ट्रांसफार्मर में जो P1 होता है वो P2 के बराबर होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी क्वेश्चन में आता है दोस्तों। ठीक है, जब K की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, जब K की वैल्यू 1 से कम होगी तो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। यह आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। जब K की वैल्यू ज़्यादा होगी 1 से तो ऊंचाई, जब K की वैल्यू कम होगी 1 से मतलब 1 से कम हो गए तो ये अपचाई। समझ में आ गई होगी बात? नहीं समझे फिर से समझो। जब ये K क्या है? K है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू मतलब 1 से कम होगी तो ऊंचाई स्टेप अप। जब K की वैल्यू 1 से, ये देखिए यहाँ पर जब K की वैल्यू, ये यहाँ पे K की वैल्यू ज़्यादा होगी 1 से तो ऊंचाई, जब K की वैल्यू कम होगी 1 से तो अपचाई। बिल्कुल घबराइए नहीं, थोड़ा सा समझने की देरी है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऊंचाई यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगला प्रश्न है अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल पूछा है, अल्टरनेटर का जो कार्य सिद्धांत है वह क्या है? मतलब अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये हमें बताना है। सेल्फ इंडक्टेंस, पारस्परिक प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या स्व या पारस्परिक प्रेरण। दोस्तों यदि कोई भी मोटर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, ठीक है, तो ये सभी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले सिद्धांत पर ही कार्य करेंगे। ये विशेष ध्यान रखिएगा, प्रेरण तो होगा ही होगा। कौन सा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। अल्टरनेटर को हम एसी जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? ये विद्युत जनरेटर है जो एसी के रूप में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा, मतलब अपन देखते होंगे जब डीजल इंजन आप चालू करते हैं तो एक हाथ से आप राइट हैंड यूज करते हैं। जनरेटर को चालू करने के लिए आप लोग गांव में देखे होंगे तो क्या होता है, जैसे ये अपना जनरेटर होता है, ये अपना माल यहाँ से शाफ्ट लगी होती है और यहाँ पर एक डीजल इंजन, इसको चलाने के लिए हैंडल से इसको राइट हैंड के द्वारा इसकी हैंडल को चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लागू होता है। क्यों? क्योंकि हम राइट हैंड से चलाते, इसको याद करने का यही ट्रिक, और लेफ्ट हैंड का उपयोग हम मोटर में करते हैं। ठीक है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के आधार पर जो कहता है कि कंडक्टर एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कंडक्टर में प्रेरित होता है जब उस कंडक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच एक सापेक्ष गति होती है। यदि जैसे ये हमारा मैग्नेट है, ये एन पोल है, ये एस पोल है, इनके बीच किसी भी कंडक्टर को क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं टकराती हैं और इसमें विद्युत धारा फ्लो होने लगता है। इसकी धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें फ्रेमिंग का राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमारा अल्टरनेटर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक 3 फेस इंडक्शन मोटर में 2 पोल होते हैं और यह 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ कनेक्ट होती है। वास्तविक घूर्णक गति निर्धारित करें जब सर्पण 3% हो। बताइए। आंसर है 300 आरपीएम, 2910 आरपीएम, 1500 आरपीएम और 1400
55 आरपीएम। दोस्तों बिल्कुल कठिन प्रश्न नहीं है, आप इसका आंसर लगाइए। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, देखिए पॉज करके आप इसको लगा करके निकाल करके हमें आंसर बताइए क्या होगा। देखिए हमारे पास पहली बात तो दो स्पीड होती है, एक होती है सिंक्रोनस स्पीड जिसे हम 120F/p से निकालते हैं, है ना। यहाँ पर हमको देखिए क्या हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं, तो देखिएगा 120 और F फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो ये आप इसको 50 कर दीजिए। पोल हमारे पास कुल कितने हैं दोस्तों, तो 2 पोल हैं, यानी हमको यहाँ पर स्पीड जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 3000 आरपीएम। हमें सिंक्रोनस स्पीड कितनी मिल गई दोस्तों, 3000 आरपीएम। अब हमको रोटर स्पीड निकालनी है, NR निकालना। अब रोटर स्पीड हम कैसे निकालेंगे, 1 - s इंटू ns, समझ रहे होंगे ये सूत्र है। अब 1 माइनस स्लिप हमारी कितनी है 0.03 और सिंक्रोनस स्पीड कितनी है 3000 आरपीएम। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2910 आरपीएम हमारा आंसर होगा, जो इसका राइट आंसर है 2910 आरपीएम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं के पेपर में जरूर आए हुए प्रश्न है। कंड्यूट वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है, फर्स्ट ईयर के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा कथन गलत है, मतलब 3 कथन सही होंगे, 1 कथन गलत होगा। इनमें एक बेहतर लुक और लंबा जीवन काल है, किसकी, कंड्यूट वायरिंग की। बिल्कुल सही बात है, इसमें इसका लुक बहुत अच्छा आता है और बहुत चलता है, कंड्यूट है। यह वाटरप्रूफ वायरिंग प्रणाली, बिल्कुल। यह सभी प्रकार के तारों में सबसे सस्ता है, कह सकते हैं, लेकिन आंसर सही नहीं होगा। इसके लिए अत्यधिक कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, यह भी बात सही है। ये सभी प्रकार के तारों में सबसे महंगा तार इस्तेमाल होता है। कंड्यूट वायरिंग में महंगा तार उपयोग होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक शक्ति प्रणाली में, एक पावर सिस्टम में धारा बाधित उपकरणों को, जो धारा को फ्लो होने से रोकते हैं, उन उपकरणों को कहा जाता है। जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं वो उपकरण है ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, रिले ट्रांसफार्मर या परिपथ वियोजक। दोस्तों आपके पास इसका आंसर आ गया होगा, इसको बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्किट ब्रेकर। ये क्या है, ये पावर सिस्टम में करंट को रोकने के लिए बाधा उत्पन्न करने वाले उपकरण हैं, जिसे हम परिपथ वियोजक कहते हैं। यह एक स्विचिंग उपकरण है बच्चों, मतलब एक प्रकार से स्विच का कार्य करता है। ये मेन काम क्या करता है, ये असामान्य करंट हो या एरर वाली करंट हो, कौन हो, असामान्य करंट हो या एरर वाली करंट हो, है ना, इसको मतलब क्या करेगा, बाधित करता। जब यह बंद रहता है ना परिपथ वियोजक, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हो सकता है आप नोट डाउन कर लें। जब यह बंद होता है तो यह परिपथ स्विच के रूप में कार्य करता है, जो शून्य प्रतिबाधा पैदा करता है। जब यह बंद होता है तो शून्य प्रतिबाधा पैदा करता है, और जब यह खुला होता है अनंत प्रतिबाधा पैदा करता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण। समझ में आ गई होगी बात, आप लिख लीजिएगा कि जब यह परिपथ वियोजक बंद होता है तो शून्य प्रतिबाधा, और जब यह खुला होता है अनंत प्रतिबाधा पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेड एसिड सेल होते हैं, लेड एसिड सेल होते हैं। अरे ये लेड एसिड सेल कैसे होते हैं भाई, रिचार्जेबल होते हैं क्या, यूज एंड थ्रो वाले सेल हैं, निषिद्ध सेल हैं, या नॉन रिचार्जेबल सेल होते हैं।
आपको बताना है। लेड एसिड सेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेड का सूत्र होता है Pb। अरे क्या हो गया भाई, Pb लेड। ये दोस्तों रिचार्जेबल सेल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या होते हैं ये रिचार्जेबल होते हैं, जो स्पंजी लेड और लेड परऑक्साइड का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इस प्रकार की बैटरी को लेड एसिड बैटरी के नाम पर हम जानते हैं। लेड एसिड बैटरी का उपयोग आमतौर पर बिजली घर सब स्टेशन में किया जाता है। उच्च सेल वोल्टेज और निम्न लागत होती है। यह उत्क्रमणीय बैटरी होती है। लेड परऑक्साइड PbO2 यह धनात्मक सक्रिय सामग्री का निर्माण करता है। PbO2 का रंग गहरा चॉकलेटी भूरा होता है। स्पंजी लेड ऋणात्मक सक्रिय सामग्री का कार्य करता है और ये ग्रे रंग का होता है। प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लेड परऑक्साइड, पहली बात लेड परऑक्साइड धनात्मक का कार्य करता है और यह कैसा होता है, चॉकलेटी रंग का होता है। आप लोग खाए भी होंगे चॉकलेट। जो स्पंजी लेड होता है, कौन, स्पंजी लेड, ये ऋणात्मक होता है और इसका जो रंग होता है वो ग्रे होता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आवेशन प्रक्रिया दी हुई है। PbO2 H2SO4 से किया करता और लेड से किया करता, PbSO4 बनाता है और पानी अलग कर देता है, लेड सल्फेट बन जाता है और विसर्जन के दौरान यही विपरीत अपक्रिया होती। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, कार्बन फिलामेंट लैंप देता है। कार्बन फिलामेंट आप लैंप देखे होंगे, नीले रंग का प्रकाश, जो आप पहले आजकल LED बल्ब इस्तेमाल होते हैं ना, आप लोग भी देखे होंगे ज़्यादातर LED बल्ब पहले क्या होता था, इस तरह से कार्बन फिलामेंट लैंप इस्तेमाल होता था। नीले रंग का प्रकाश, पीले रंग का प्रकाश, गुलाबी रंग का प्रकाश या हरे रंग का प्रकाश। दोस्तों जो ये लैंप है ये हमेशा पीले रंग का प्रकाश देते, आजकल सफ़ेद रंग का प्रकाश देते हैं। इसमें तो आप आँखी मूंद के इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें सर्पिल आकार में कुंडलित एक पतला कार्बन फिलामेंट एक शून्यकृत ग्लास बल्ब में संलग्न होता है। बड़ी खतरनाक हिंदी है दोस्तों। जो सर्पिल आकार में समर्थित होता है, इसका जो कार्यकारी तापमान है 1800 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। कार्बन में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, इसलिए इसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। मतलब जितना ताप बढ़ता जाएगा, आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटता जाएगा। और इसकी जो वाट की जो ल्यूमेन है 2.5 से 4 ल्यूमेन प्रति वाट की निम्न दक्षता पर पीले रंग की रोशनी उत्पन्न करता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको यहाँ पर बताई जा रही। अगला प्रश्न है, व्हीट स्टोन ब्रिज में ब्रिज संतुलन को कहाँ लिया जाता है? बैलेंसिंग आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक रेजिस्टेंस हमेशा लॉक रहता है। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। ध्यान आई कुछ बात? एक तरफ आप सप्लाई दे दो, दूसरी तरफ से आपको पता चलने लगेगा। और इसी का उपयोग अपन ब्रिज रेक्टिफायर में भी इसी तरह डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर के माध्यम से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज में बैलेंसिंग कैसे पता चलता है, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रीडिंग मिलती, यहाँ पर एक रीडिंग मिलती, ये एक मीटर लगा होता है, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। इस तरह से गैल्वेनोमीटर होता है, यहाँ पर पॉइंटर होता है और ये पॉइंट करके हमें बताता। ये क्या कब बताएगा? जब बैलेंसिंग होगी तो क्या बताएगा, ये प्रश्न है। जब बिल्कुल विद्युत धारा सभी में समान फ्लो हो रही, तो गैल्वेनोमीटर के माध्यम से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती तब बताएगा। गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित होती है तब बताएगा। गैल्वेनोमीटर टर्मिनल के विभवांतर होता है या गैल्वेनोमीटर रीडिंग अधिकतम होती। संतुलन कब होता? अब इसका जो राइट आंसर होगा, आशा करता हूं आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया होगा।
जब कोई भी धारा गैल्वेनोमीटर के माध्यम से कोई भी धारा प्रवाहित ना हो, जब ये इसमें जीरो में आके ये रुक जाए, यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित हो गया है। समझ गए बात को? देखिए यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये जीरो में कब आएगा? जब ये इसमें कोई भी विद्युत धारा फ्लो नहीं होगी, तभी ये बीच में आएगा। 4 प्रतिरोधकों वाली एक विशेष व्यवस्था है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यदि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग तुलनात्मक विधि की सहायता से प्रतिरोध को मापने में किया जाता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सूत्र होता है P/Q बराबर R/S। समझ गए बात को? ये प्रश्न आएगा, या तो ये आएगा या तो P/Q बराबर R/S आएगा। आप इनमें से आंसर याद करके समझ करके बिल्कुल लगाइएगा। अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर को खाली स्थान को कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आर्मेचर जो कोर है दोस्तों, समझ रहे हैं? मान लीजिए ये आर्मेचर की इस तरह की कोर, ठीक है। इस कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? लोह हानि, शैथिल्य हानि, भंवर धारा हानि या ताम्र हानि? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, आपने बिल्कुल मन में भंवर धारा हानि ध्यान रखिएगा। लेमिनेटेड जो किया जाता है भंवर धारा हानि को, यानी एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। और सिलिकॉन स्टील की कोर क्यों की जाती है? उसका उपयोग किया जाता है हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा देखिएगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा सिंक्रोनस मोटर के बारे में दिया है। इसको मतलब इसी में एडी करंट लॉस होता है। ये देखिए यहाँ पर 3 फेज डीसी सप्लाई दी जाती है और रोटर भाग में यहाँ पर 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है। चलो इसके बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, छादित ध्रुव मोटर किस दिशा में संचालित होता है? अब देखिए आप बोलते होंगे कि सर छादित ध्रुव मोटर क्या है? एक कहना चाहिए आच्छादित ध्रुव होती अनसैडेड पोल, एक होती है सैडेड पोल। दोस्तों आपने देखा होगा कि ये हमारी मान लीजिए दो क्या हैं, 2 पोल हैं, ठीक है। अब इसी में क्या है, यदि इसी को मैं क्या करूं, 2 भागों में डिवाइड कर दूं, जैसे ये यहाँ पर ये देखिए, ये है आपकी सैडेड पोल मोटर। यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा इतना, इसको 2 भागों में बांटा गया है ना। ये सैडेड पोल ये वाला भाग कहलाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए हाँ, ये जो इतना भाग है ना दोस्तों, ये सैडिंग कॉइल कहलाती। ऐसे ही इधर भी इसको 2 भागों में, मतलब एक पोल को 2 भागों में तोड़ दिया जाए, मतलब कुछ इस तरह से, ऐसे ये सैडेड पोल मोटर बन जाती है। अब इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन ए हमेशा दक्षिणावर्त, अनसैडेड पोल से सैडेड पोल की दिशा में, सैडेड पोल से अनसैडेड पोल की दिशा में, या हमेशा वामावर्त क्लॉकवाइज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा अनसैडेड पोल से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो छादित ध्रुव मोटर किस दिशा में चलती है? अनसैडेड पोल से सैडेड पोल की ओर हमेशा चलती है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा और इसका नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। एसआई इकाई में अगला प्रश्न है, एसआई इकाई में शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति यानी पावर। आप लोगों ने देखा होगा एक मैकेनिकल पावर होती है, एक इलेक्ट्रिकल पावर होती। मैकेनिकल पावर की इकाई जो होती है दोस्तों वो हार्स पावर होती, HP। और जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो क्या न्यूटन होती है, पास्कल, जूल या वॉट। दोस्तों इसकी जो राइट, जैसे आप लोग एक बल्ब लेने जाते हैं वो शक्ति में मिलता है, यानी वो वॉट में मिलता है। इसका जो राइट आंसर होगा वॉट होगा। और ये वॉट किसके नाम पर रखा था पता है? जेम्स वॉट के नाम पर वॉट शब्द रखा गया था। एक वॉट जो होता है दोस्तों वो 1.00 जूल प्रति सेकंड होता है।
और कोई पूछता है कि वाट एक कौन सी राशि है, वाट एक अदिश राशि होती। न्यूटन ये बल की इकाई होती, समझ गए ना। तो इस प्रकार से थोड़ा सा 1 सेकंड में देख लेता हूँ, एक प्रश्न और रह गया है दोस्तों। HRC फ्यूज का अर्थ क्या है? HRC फ्यूज का अर्थ क्या है? हिंदी में तो, इंग्लिश में तो आपको मालूम है, हिंदी में बताइए। उच्च भंजन क्षमता वाला फ्यूज, उच्च रेटेड धारा वाला फ्यूज, उच्च प्रतिक्रियाशील धारा फ्यूज, या इनमें से कोई नहीं। देखिए हिंदी में होता तो आप, इंग्लिश में होता आप इसका आंसर तुरंत दे देते। इसको बोलते हैं हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी या उच्च भंजन क्षमता वाला फ्यूज। समझ गए बात को? उच्च भंजन क्षमता वाला फ्यूज, यही है HRC फ्यूज। ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए महत्वपूर्ण। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपके सामने जो लेके आए दोस्तों, इसमें हमने मेहनत थोड़ा सा किया है। हम चाहते हैं कि 1 लाइक आपकी तरफ से हमें मिले। अगले प्रश्न का इंतजार करें। मैं जल्द से जल्द 20 क्वेश्चन की सीरीज में फिर से लेके आऊँगा, और इन प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है 1-2 भी प्रश्न फंस गए तो हमारा ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगले प्रश्न के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।